नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से जेके न्यूज़ ब्रेक का यही प्रयास रहता है कि हर उस व्यक्ति को अपने चैनल की तरफ से प्रमोट किया जाए जो कि एक समाज में एक रुतबा रखते हैं। आज हमारे साथ अगर बात करें तो कमर रुबानी जी हैं और ख़ासकर अगर बात की जाए तो नेशनल प्रेसिडेंट किसान यूनाइटेड फ्रंट के। तो आइए इनसे बात करते हैं। अगर बात की जाए तो 2009 में इन्होंने जो कि राजस्थान दौसा से इलेक्शन भी लड़े और जिसमें 3 लाख जो कि वोट इंडिपेंडेंट इन्होंने लिए। तो बात की जाए तो जो जीता उसने 3,33,000 लिए और ख़ासकर अगर बात की जाए तो जिस तरह से 3 लाख वोट लेना ये भी एक बड़ा जीत ही है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया तो आपके दिमाग में क्या था और आप क्या चाहते थे? शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने समय दिया। मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि ओबामा एक अगर वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकता है, क्योंकि वो अफ्रीकन था, तो गोरे मुल्क अंग्रेज़ों का प्रेसिडेंट बनता है, राष्ट्रपति बन सकता है, तो मैं भारत के अंदर अपने मुल्क के अंदर तो अगर मेहनत करूं तो मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा। यही सोच करके मैंने एक्सपेरिमेंट किया 2 साल लोकसभा के अंदर 2009 में, और जिसमें मुझे 3 लाख वोट मिले और निर्दलीय के रूप में। और मेरा रिकॉर्ड जो पेपरों ने अखबारों ने लिखा, उन्होंने लिखा कि अपने रियासत के अंदर लोग जीतते भी हैं हारते भी हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर से चल करके 12 से 1400 किलोमीटर दूर जा कर के दूसरी रियासत के अंदर अपने इतने वोट लेना, ये भारत की हिस्ट्री में नहीं बल्कि ये दुनिया की हिस्ट्री में पहला ही आदमी होगा। ये अखबारों ने लिखा, जिसमें हिंदू अखबार है, दी टाइम्स ऑफ इंडिया ने सभी अखबारों के तबसरे लिखे थे और भास्कर का लंबा चौड़ा तबसरा उसमें मेरे ऊपर लिखा था। तो ये जनता की मेहरबानी थी, जनता ने प्यार दिया। तो वहाँ एक भी, सबसे बड़ी बात है कि शर्मा साहब के वहाँ एक भी मुसलमान वोट नहीं है और सारे के सारे 18 लाख वोट हैं जो हिंदू वोट हैं, और उन लोगों ने मुझे प्यार दिया। आज जो देश के अंदर एक नफरत की आग है, कहीं कास्ट बेस पर है, कहीं समाज बेस पर है, कहीं धर्म के नाम पर लोग लड़े जा रहे हैं। मैं जहाँ भी खड़ा होता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा, मेरे से अगर कोई लोग भागते हैं वो बीजेपी वाले भागते हैं। वो कहते हैं हमारे वोट तोड़ देता है, हिंदू वोट ये लेने वाला आदमी है। तो ये जनता की मेहरबानी है, मेरा तो कुछ भी कमाल नहीं है उसमें। आपका क्या क्या एजेंडा था जिस पे लोगों ने आप पर इतना विश्वास किया? और 3 लाख वोट लेना एक बड़ी बात होती है। मेरा तो कोई ज़्यादा बड़ा एजेंडा नहीं था, लेकिन मेरा ये था कि मैंने जो वहाँ वर्कर बनाए वो 20 साल से 35 साल के बीच में थे, और यूथ दुनिया के अंदर जहाँ भी तब्दीली आई है, और वो भी वो लोग बनाए जो बिल्कुल वीकर सेक्शन में आते थे, गरीब थे। तो तब्दीली दुनिया पे जहाँ जहाँ आती है वो हमेशा गरीब आदमी और स्टूडेंट और नौजवान ही लाते हैं, इसलिए उन लोगों के तावन से मुझे सारा कुछ मिला। और दूसरी बात ये थी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, और मैं उन लोगों से भी कहता था, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ और झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। हालांकि मेरे ऊपर वहाँ फायरिंग हो गई और उसमें 7 लोग हमारे मर गए थे, जिसमें से एक हमारा सरपंच मार गया, बड़े कीमती लोग मारे गए। और सरकार ने फिर 3 बार रीपोल किया मुझे हराने के लिए। उस वक़्त कांग्रेस सरकार थी और यही गहलोत साहब हमारे सीएम थे, और इन्होंने 3 बार कोशिश की कि मैं कैसे हारूं। और 2 मजिस्ट्रेट की ड्यूटी रहती थी, 24 घंटे एक नाइट को मजिस्ट्रेट रहता था, एक दिन को मेरे साथ के दूसरी गाड़ी ना लग जाए। बाहर के जो आदमी जाता है उसको लोग दबाते हैं, जो पार्टियों के हरबे हैं वो सारे किए मेरे ऊपर। लेकिन जनता की मेहरबानी थी कि आज मैंने ये 10 अक्टूबर को एक महारैली की लखनऊ के अंदर, वहाँ पर 2 से 2.5 लाख लोग वहाँ जमा हुए, और जिसकी फ़ोटो आपके सामने है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जनता प्यार देती है। और मेरे सामने तो एक ही मुद्दा है, मैं ये कहता हूँ कि देश के अंदर विकास तरक्की हो सकती है तो ही जब ये 5% जो मुल्क के ऊपर राज कर रहे हैं, ख़ासकर हमारे पॉलिटिशियन, और इन्हीं की वजह से मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा है।
अमेरिका के अंदर इब्राहिम लिंकन ने, वो बहुत ही गरीब आदमी था, सब लोग जानते हैं, उन्होंने एक तब्दीली लाई थी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का जो बजट है वो 70% गाँव में खर्च किया जाए, 70% नौकरियां भी गाँव में दी जाए। उससे गाँव जो है वो तरक्की याफ्ता जब हो जाता है तो गाँव के लोग जो होते हैं मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो वो इस तरीके से वही तरीका यूरोप वालों ने इख्तियार किया। तो आज यूरोप भी दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत मुल्क है और अमेरिका भी जो दुनिया की पावरफुल मुल्क है। वो ये है कि उनका जो बजट है वो 75% गाँव में खर्च होता है। जिस तरह से अगर बात की जाए तो आपका कहना है कि जिस तरह से बजट की बात की जाए तो बजट इस तरह से रखा जाता है कि आप ग्राउंड लेवल पर अगर बात की जाए तो जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, 70% जो है वो उस पर वह डेवलपमेंट की जाए ताकि वो भी थोड़ी सी ऊंचाई पर आए और देश एक नई दिशा की ओर जाए। बिल्कुल, मेरा मंशूर जो है आगे देखिए जी, एक हमारे मुल्क के अंदर खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर की असम्बली के अंदर बिल पास किए, जो यहाँ एमएलए बनता है उसके लिए कानून बनाया कि एक एमएलए जो है वो अगर 10 दिन भी एमएलए रहेगा तो उसके बाद उसकी फैमिली को पेंशन मिलेगी और पेंशन जो है वो 80,000 रुपया पेंशन है और उसकी एमएलए की तनख्वाह जो है 1,60,000 जो भारत में सबसे ज़्यादा इन लोगों ने की है। और उस वक़्त बीजेपी, कांग्रेस, ये पीडीपी, ये सारे लोग इकट्ठे थे, उस पर तो किसी ने विरोध नहीं किया। वहाँ तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं चलाई क्योंकि वो मिलने वाली चीज़ थी, खाने वाली चीज़ थी। इस मुल्क को लूट करके जो गरीब किसान मजदूर टैक्सों के ज़रिए इनको आता है पैसा, उसका डिस्ट्रीब्यूट किया, बंदर बांट की इन्होंने। और मजदूर के लिए जो कानून जम्मू कश्मीर के अंदर है वो 214 रुपया नरेगा स्कीम है। और नरेगा के तहत गाँव के मजदूर को 214 रुपया, वो भी 6-6 महीने और साल के बाद उनको मिलती है। ये बहुत नाइंसाफ़ी है और इसी नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने ग्राउंड सतह पे काम शुरू किया और आने वाले विधानसभा में मुझे यकीन है 20-22 सीटों पे हम चुनाव लड़ाएंगे। उसमें जो भी गरीब आदमी है वो किसान है, तो हमारा पहला एजेंडा ये रहेगा कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए। जब तक हमें विधानसभा में ताकत नहीं मिलती हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आज 1 साल से किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट है? कोई ज़ीरो है, क्योंकि जिसकी सरकार है वो मानता नहीं है। क्योंकि ये मफाद परस्त लोग हैं, इन्होंने अपने मफाद के लिए ये कानून बनाए हैं। अब इतना बड़ा जुल्म है, 1,60,000 रुपया उसकी जेन्युइन तनख्वाह है और टीए डाल करके 2.5 से 3 लाख रुपया वो ले रहा है आदमी। और जो सीएम है उसकी हालत देखिए, कितना वो कमा रहा है, जो कैबिनेट मंत्री है उसकी कितनी इनकम हो रही है। तो इस तरीके से जो गरीब है उसके लिए कानून है। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक पिटीशन थी, उसमें आया, गवर्नमेंट ने लिख के दिया कि जो 12 रुपये रोज़ कमाता है वो गरीब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये उनसे दरियाफ्त किया कि जो 13 रुपये कमाता है वो कहाँ जाएगा, अमीरों में। तो इतनी बदकिस्मती है कि हमारे देश के अंदर जो देश को चलाने वाले लोग हैं वो इस देश को खा रहे हैं, वो 5% है। बाकी ये पॉलिटिशियन है वो इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। आने वाली जनरेशन जो है, आने वाले लोग जो है, मुझे लगता है जो लड़ाई सबसे भयानक होगी वो अनएम्प्लॉयमेंट की और बेरोजगारी की लड़ाई होगी और गरीबी की लड़ाई होगी। आज देश का 65% जो नौजवान जो है वो बेरोजगार है। आज 65% जो नौजवान है वो यूथ है जो 35 साल बिलो है। तो आज देश जो है वो हमारा दुनिया में गरीबी की रेखा अगर देखी जाए तो वर्ल्ड की जो हमारी इकोनॉमिक्स रिपोर्ट आती है 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 104 नंबर पे भारत का नंबर आता है, 104 पे गरीबी में। और 25 करोड़ जो लोग वो हैं जो पेट भर के एक टाइम खाना नहीं खा सकते। ये छोटी बात नहीं है, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। तो हमारे जो यहाँ के हुक्मरान हैं उन्होंने अपने अय्याशी के लिए जो भी हो सकता है वो किस तरीके से जो टैक्सों का पैसा है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। इसके खिलाफ एक मैं ये कहता हूँ सबसे बड़ी लड़ाई जो है, जंग है, इनकलाब, ये जो गरीब लोग हैं वही खड़ा करेंगे। दुनिया में जहाँ जहाँ तब्दीली आई है हमेशा गरीब लाया है और यूथ लाई है। रुबानी साहब, अगर बात करें तो जिस तरह से विधानसभा इलेक्शन आप लड़ने वाले हैं और खासकर अगर बात की जाए तो आपका एक ही मिशन है कि
कहीं ना कहीं हम वहां पहुंचे जहां पर ये सब तय होता है? जब तक वहां असेंबली के अंदर या लोकसभा के अंदर इन गरीब लोगों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। 70 साल में ये लोग तो हर साल 5 साल के बाद इनका बजट बढ़ता है। और देश के अंदर आज़ादी से पहले जो पेंशनें मिलती थी, आज इस देश के अंदर वो पेंशनें ख़त्म कर दी। एक मुलाजिम जो है या एक सिपाही जो है वो 20 साल या 30 साल सर्विस करता है। 30 साल के बाद जब वो रिटायर होता है, रिटायरमेंट की उसकी तो पेंशन 20 से 25 हज़ार मिलती थी। लेकिन एमएलए जो 5 साल रहे, ये कौन सी लड़ाई लड़ी, कौन सा मुल्क में इनकलाब लाया, कौन सी बॉर्डर पे जान की कुर्बानी इस खानदान ने दी, ये तो 80 हज़ार पेंशन ले रहा है। अब जम्मू कश्मीर के अंदर, बल्कि भारत के अंदर जो भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी रिटायरमेंट कर्मचारी हैं, उनकी पेंशनें बंद कर दी इन्होंने। तो ये तो नाइंसाफ़ी है। इसके खिलाफ तो जब तक विधानसभा में नहीं जाएंगे या लोकसभा में नहीं जाएंगे, बाहर से ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अगर बात की जाए तो जिस तरह से पेंशन की बात की जाए तो एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी दे देता है डिपार्टमेंट में, और आज की डेट में जब पेंशन बंद हो गई तो कहीं ना कहीं उसका सहारा जो बुढ़ापे का था वो भी छीन लिया गया। और खासकर अगर बात करेंगे जिस तरह से आपने कहा कि जो पॉलिटिशियन लोग हैं 5-5, 6-6 साल देते हैं और उनकी पेंशन देखी जाए तो क्या अगर गवर्नमेंट इसको जो है निकाल सकती है कि आप पेंशन जो नए रिक्रूटमेंट होगी पेंशन नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान पॉलिटिशियन पर भी। बिल्कुल ये बात सही आपने कही है कि ये जो पेंशन है, देखिए जो हमारे विधायक हैं या एमपी हैं या जो भी सियासी लोग चुन के आते हैं, इन लोगों ने कानून अपनी मर्जी से बनाया। इन लोगों का जो कानून है वो ये है कि एक बार जो एमएलए बना वो 1 पेंशन, 2 बार बना 2 पेंशन, 3 बार बना 3 पेंशन, और जितनी बार बनता जाएगा इतनी बार पेंशन लेता जाएगा। और जो आम एम्प्लॉइज है बेचारा, वो कहाँ जाएगा? वो तो उसकी तो पेंशन खा दी इन्होंने। अब इनके इनके सामने खड़ा होने की जरूरत है और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आने वाली नस्लें क्या जवाब देंगी? इस देश को भुखमरी की तरफ धकेलने वाले हमारे पॉलिटिशियन हैं। इसमें कोई उग्रवाद नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर। ये उग्रवाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा किया, ये शेख खानदान का पैदा किया, जिसके ऊपर ये मैंने किताब भी लिखी है, जिसमें जम्मू कश्मीर में कत्ले-आम 1931 से आज तक, इसका जिम्मेदार कौन? ये तो मेरा सवाल है जनता से। आगे जनता जवाब देगी कौन जिम्मेदार है। मैंने हकाइक सारे सामने रखे हैं। अगर बात की जाए जिस तरह से कमर रुबानी साहब अगर बात करें तो एक अच्छे लेखक भी हैं, इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, और खासकर इनका एक ही मिशन की किस तरह से जो कि हमारे ग्राउंड पे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको किस तरह से सपोर्ट किए जाए ताकि वो भी जो है अपनी जिंदगी जो है अच्छी तरीके से, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि 12 रुपये जो कमाने वाला है वो भी एक अमीर गिना जाएगा। लेकिन अगर आज बात की जाए तो महंगाई का ज़माना है और ख़ासकर दिन व दिन महंगाई जो है आसमान को छू रही है, तो 12 रुपये कमाने वाला क्या अपने परिवार को चला सकता है? सब गरीब के बच्चे एक टाइम, उनके बच्चे स्कूल जाने के लिए उनके पास फीसें नहीं है, उनको स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म नहीं है। कश्मीर वैली के अंदर बच्चे जो हैं वो नंगे पांव स्कूल जाते मैंने देखे हैं। वो बाहर पेड़ों के नीचे बैठते हैं। और सरमायादार जो बड़े लोग हैं, जैसे फारूकुल्लाह खानदान है या जितने भी बड़े खानदान के लोग हैं, ये इनके बच्चे या तो दिल्ली में हाई-फाई स्कूलों में पढ़ते हैं या लंदन है अमेरिका में पढ़ते हैं। ये गरीब कब तक ये लड़ाई लड़ेगा? गरीब को जब तक यूनाइट हो करके इनके खिलाफ खड़ा होना होगा और इसकी जनता को सबको सपोर्ट करनी होगी, वरना ये अंधेर गर्दी चौपट राज रहेगा, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अब देखिए 4-4, 5-5 पेंशनें ले रहे हैं ये लोग, और वहाँ बैठे हैं, जब चुनाव आता है तो वोट खरीद लेते हैं। और गरीब आदमी, मजदूर जो आदमी है, सुबह निकलता है शाम को वापस आता है, वो 200, 400, 500 रुपया मजदूरी लेके आता है। वो आगे बच्चा उसका बीमार है, वो हॉस्पिटल में लेके जा रहा है बच्चे को, तो 500 में दवाई मिलती है? आप जानते हो कोई दवाई नहीं मिल सकती। डॉक्टर की फीस ही 500 रुपये, अगर प्राइवेट जाके दिखाओ डॉक्टर की फीस ही 500 से कम लेते नहीं है। तब तक तो उसकी जान निकल जाती है, वो बच्चा ही मर जाता है उसका। हजारों बच्चे मर गए दवाइयाँ ना मिलने की वजह से। हजारों वैली के अंदर बच्चे वो मर रहे हैं जिनको वक्त पे उनको खुराक ही नहीं मिलती। तो इसके लिए तो ये लड़ाई में तो सबको शामिल होना पड़ेगा। इसका तो और कोई इलाज ही नहीं है। जिस तरह से किसान यूनाइटेड फ्रंट आप
नेशनल प्रेसिडेंट हैं और ख़ासकर आपका एक ही मिशन कि किस तरह से मैंने जो ग्राउंड पे लोग हैं, किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका सहारा बनना है। तो जिस तरह से लोगों ने आपको 3 लाख वोट दिए, वो भी राजस्थान में, और दौसा से आपने इलेक्शन लड़े, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी चाहते हैं कि आप जैसे लोग आगे आए और उनका भविष्य बने। बिल्कुल, पूरा भारत के मेरा भारत है, मैं अपना भारत कहता हूँ। मेरे भारत के हर व्यक्ति का ये फंडामेंटल राइट है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको अच्छी खुराक मिले, अच्छा रहन सहन के लिए उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करे। लेकिन बदकिस्मती है कि वो ना तो यहाँ गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है, ना उसको कोई देखने वाला है। तो भारत की पूरी जनता जो है ये तब्दीली चाहती है। मेरे साथ जो जुड़े, अभी जो हमने रैली की है लखनऊ के अंदर, जिसमें 2-2.5 करोड़ लोग थे, और ये लोग पूरे भारत के थे, एक लखनऊ के नहीं थे। ये पूरे भारत की हर प्रदेश के जितने भी हमारे प्रदेश हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, सब लोगों को बुलाए थे मैंने, और बुला करके मेन लोगों को फायदे, हमने यही फैसला किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हम इस मुकाबले के लिए, ये जो गरीब आवाम है, ये जब तक वहाँ नहीं पहुँचेगी, लोकसभा में नहीं पहुँचेगी, हमारी आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। हमारी आवाज़ सरमायादार थोड़ा उठाएंगे। ये 74 साल देश की आज़ादी में हमने, गरीब ने कहाँ आज़ादी देखी? जो एक टाइम अपने बच्चे को स्कूल की फीस नहीं, प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं दे सकता, एक टाइम वो खाना नहीं खा सकता। वैली के अंदर मैंने तराल में, पहलगाम में वो हालत देखी है गरीबी की। सुबह निकलते हैं, शाम को मजदूरी भी नहीं मिलती। अगर मजदूरी मिली तो वो दाल चावल लेकर के जब तक घर जाता, घर बच्चे बीमार हो जाते हैं। अक्सर घरों में बच्चे बीमार है, बीमारी लगी हुई है गुर्बत की वजह से। रहने के लिए उनके पास मकान नहीं है, वो बेचारे झोंपड़पट्टियों में रह रहे हैं, उनके घरों में बिजली नहीं है। और गाँव के खास करके वहाँ जो पहाड़ी लोग हैं, गुजर लोग हैं, या गाँव का किसान है, वो जहाँ इनकी लाइट ख़त्म होती है उससे आगे उनकी आबादी शुरू होती है। जहाँ इनकी रोडें ख़त्म होती है उससे आगे उनकी आबादी शुरू होती है। जहाँ लास्ट एंड हो जाता है वहाँ आज की डेट में लाइट भी नहीं है इनके पास। जब बर्फ़ गिरती है उस वक़्त क्या हाल होगा? वो लोग ऐसे ही ऊपर इसमें प्लास्टर की वो कपड़ा डाल करके उसके अंदर रह रहे हैं, उसी कंडीशन में। तो इन लोगों के लिए तो ये सबसे बड़ी लड़ाई जो है ये लड़नी पड़ेगी। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो आने वाली नस्लें हमें क्या कहेंगी? ये तो दुनिया पे हम आए किस लिए आए थे? अगर हम हक इंसाफ की और मसावत की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो दूसरा कौन लड़ेगा? इसलिए मैं शर्मा साहब आपका भी मशकूर हूँ कि आपने समय पर आकर के और हमारी हौसला अफजाई की, और आप भी इस लड़ाई में हमारे साथ इस जदोजहद में शामिल हो जाइए। मुझे यकीन है 22-23 सीटें हम जीत सकते हैं वैली के अंदर भी, और इस मिशन को लेकर के भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव में हम फर्स्ट टाइम कैंडिडेट उतारेंगे। जिस तरह से कमर रूबानी साहब ने कहा कि हमारा एक ही मिशन की, हमने ये नहीं देखना है कि इसके पास पैसा है या इसको सीट देनी है या ये करना है। इनका एक ही मिशन, हर व्यक्ति का जो है, अगर लोकतंत्र है हमारे देश में तो हर व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है। तो इनका एक ही मिशन, जो ग्राउंड पे गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उनको भी हक है इलेक्शन लड़ने का। और हमारी पार्टी का एक ही मिशन, जो भी गरीब व्यक्ति है, जो भी लोगों की सेवा करना चाहता है, हम उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे। और खासकर अगर बात करें तो 20-22 सीटें हम वैली से लेंगे। और एक खासकर अगर बात करें तो जिस तरह से किसान यूनाइटेड फ्रंट की बात की जाए तो इसके प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, इन्होंने कहा कि हमारा एक ही मिशन, ग्राउंड पे हो सियासत, पता चले कि कौन करता है काम और किससे लोगों को फायदा। बड़ी अहम बात, और देखते हैं कि इस बात में कितना देते हैं लोग इनका साथ। और खासकर अगर बात करें तो एक इंडिपेंडेंट राजस्थान से, दौसा से ये जो इलेक्शन लड़े, 3 लाख वोट लिए, बड़ा एक कहते हैं कि इनको सपोर्ट मिली लोगों की कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो ये बड़ा एक निर्णय जो इन्होंने लिया कि मैंने गरीब की ओर देखना है, और खासकर गरीब को भी हमने उस ऊंचाई तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां बड़े बड़े पॉलिटिशियन अपना जो है कब्जा जमाए बैठे हैं। और खासकर अगर बात करें तो रूबानी साहब एक अच्छे लेखक भी हैं,
इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। और अभी ये जो किताब है, ये बताएंगे कि ये किताब लिखी और किस मकसद से लिखी है रुबानी साहब? सर ये किताब है मेरी जम्मू कश्मीर में कत्लेआम 1931 से आज तक, इसका ज़िम्मेदार कौन। मैं वैसे लोकल कोई चैप्टर लेता नहीं हूँ, मैंने जो भी किताबें लिखी हैं वो नेशनल लेवल की लिखी हैं, लेकिन हालात जो बने हैं तो उसके मुताबिक मैंने देखा कि इसको टटोलों कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर अभी कत्लेआम शुरू है। तो 30 साल से लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ ये 1931 से शुरू है। और इसके पीछे बैकग्राउंड किसकी थी, तो वो बैकग्राउंड देखने के लिए मैंने जब किताबों को देखा तो एक किताब नहीं है, इसके अंदर मेरे ख्याल बहुत सारी किताबें हैं। ये है तारीख़ अहमदिया मुकम्मल, तारीख़ इरार, कश्मीर की कहानी, आप कोसर, कश्मकश, याद रफ्ता, दास्तान हयात, तारीख़ हुर्रियत, शेख अब्दुल्ला का बदतर चेहरा, कश्मीर का सियासी इनकलाब। ये बहुत सारी किताबें मैंने इनसे मताला जब किया तो पता चला कि इस एक ही ख़ानदान है कश्मीर के अंदर, कश्मीर की तबाही का और कश्मीर की जनता का जो खून निचोड़ा है, और वो निचोड़ करके गुलमर्ग से ले करके और कश्मीर पूरी में और जम्मू में और मोहाली चंडीगढ़ में हज़ारों कनालें ज़मीनें खरीदी इन लोगों ने, और दिल्ली के अंदर फार्म हाउस, दुबई के अंदर फार्म हाउस और दुबई के अंदर बिजनेस और इंग्लैंड के अंदर बिजनेस आपने इस्टेब्लिश किए। जो सेंटर से पैसा आता रहा उसका इन्होंने मिसयूज़ किया, और वो एक ही ख़ानदान है जिसको दुनिया जानती है, दूसरा तो कोई है नहीं है। इसलिए मुझे ये हकीकत जो थी वो मुझे देखनी ज़रूरी पड़ गई, तब मैंने ये लिखी है। तो ये है जम्मू कश्मीर का कत्लेआम। तो इसका ज़िम्मेदार ये जनता के आगे मैंने क्वेश्चन रखा, खुद ही जनता फैसला करेगी कौन हमारा जिसने यहाँ इस जम्मू कश्मीर के अंदर तबाही जो 1931 से आज तक है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो वो आवाम के सामने मैंने लिख के रखा। आवाम आज पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो जाहिल कोई है नहीं है, वो सब जानते हैं कौन है, वो देख लेंगे। जिस तरह से अगर बात करें तो इन्होंने पूरा चेहरा जम्मू कश्मीर का आप लोगों के सामने रखा, और आपको इस पर निर्णय लेना होगा कि आखिर इसमें कौन सा परिवार जो है जम्मू कश्मीर की हालात का जिम्मेदार है। अगर बात करें तो इन्होंने एक पूरा जो है लेखक के रूप में एक लिखा और आप लोगों के समक्ष लाया। और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से और भी किताब है इनकी, हज़ारों किताबें निकाली हैं इन्होंने, तो प्राचीन गुज्जर इतिहास ये भी एक इन्होंने किताब लिखी है कि गुज्जर बलादरी का इतिहास जो है वो इस बुक में लिखा है। और पूरा जो है इसमें ब्यौरा दिया है कि किस तरह से अगर बात करें तो गुज्जर बलादरी जो है कब से शुरू हुई, और ख़ासकर अगर बात करें तो उनका प्राचीन इतिहास क्या है, इस पर क्या कहेंगे आप? सब भारत के अंदर नहीं है, मैं दुनिया की जो बड़ी बड़ी हिस्ट्री हैं उनकी स्टडी जब की जाती है तो देखा गया, मुझे शौक़ था कि मैं भी देखूं कि जिस समाज में मैंने जन्म लिया है ये कहाँ है, इसका वजूद भी कोई है या नहीं है। तो फिर मैंने ये किताब जो दूसरी किताबें देखी, दुनिया की बहुत बड़ी मैंने हिस्ट्रियाँ पढ़ने के बाद जो रिज़ल्ट निकला, लास्ट में निकला, वो ये है कि प्राचीन भारत, अब मैंने हिंदी में प्राचीन भारत लिखा है, उर्दू में कदीम तारीख़ गुर्जर है। तो ये कदीम तारीख़ गुजर और हिंदी में प्राचीन भारत, दो किताबें ये गुजरों के मतलब लिखी हैं। गुजर सेंट्रल एशिया की एक ताकतवर कम्युनिटी है, ये 2 करोड़ साल पहले से इस धरती के मालिक थे, यानी कि मिस्र, यूनान और जिसको ये इराक है इसको मेसोपोटामिया कहते थे, वहाँ से लेकर के भारत तक ये आर्यावर्त था। ये आर्यन जो थे वो मूल रूप से गुजरी थे, और आर्यन की जो हुकूमतें थी वो भारत के अंदर इस एरिया में नहीं होती थी, वो बाहर के देशों में थी। जब जंग महाभारत शुरू हुई, महाभारत की लड़ाई के बाद ईरान हमसे निकल गया, हमारी स्टेट थी ईरान, भारत की स्टेट थी, तो ईरान चली गई। ईरान उस वक़्त जो थी ये मेसोपोटामिया जिसको इराक कहते हैं, इसका नाम मेसोपोटामिया, ये
ये ईरान के अंदर था, इसके मोहताज था। और इसके अंदर जो एरिया था वो लिबनान था, और ये फ़लस्तीन का एरिया था, और सीरिया का एरिया जो आता है ये सारा इसी के एरिया था, ये यूनान तक इनका एरिया था। तो ये भारत का हिस्सा ही था। ये कौरव पांडव की जो महायुद्ध शुरू हुआ है, लड़ाई हुई कुरुक्षेत्र के अंदर, उस लड़ाई के बाद ये स्टेट हमसे निकल गई, वरना ये हमारी स्टेट थी। और इस स्टेट से लेकर के, मैंने कहा यूनान से लेकर के, रशिया से लेकर के, इस एरिया को आर्यावर्त कहा जाता था, आर्यों का देश। आज भी जो हमारा प्राचीन इतिहास है भारत के अंदर वो संस्कृत में है, और खुसूसी तौर पर जैन मत के अंदर अभी मौजूद है। जैन मत दुनिया का पुराना मजहब माना जाता है, और जैन मत के 24 तीर्थंकर हो गए हैं। महावीर स्वामी को छोड़ करके बाकी सारे के सारे गुजर थे, ये बड़ी बात है सोचने की। दूसरा गौतम बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ये एक ज़माने में हुए हैं। और गौतम बुद्ध जो थे ये ताशकोट के गुजर थे, ये भी गुजरे थे। तो ये जितने भी महापुरुष हुए हैं ये सारे हमारे हुए हैं, मैंने दिया है उसमें। श्री रामचंद्र जी किसाना गोद के गुजर थे, और किसानों का राज जो है ये बहुत दूर तक हुआ है, वर्ल्ड में हुआ है। और इनका सबसे हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में अंदर आता है किसानों का राज जो है, ये महाराजा इससे सूर्या से शुरू होता है। इसकी 110 पुरुष के बाद महाराजा दशरथ पैदा होते हैं। महाराजा दशरथ श्री कृष्ण जी के, अपने श्री रामचंद्र जी के वालिद थे। और महाराजा दशरथ इस खानदान ने जो 9,94,000 साल राज किया। 9,94,000 साल राज करना छोटा नहीं है। इसलिए ये भारत की हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, ये दुनिया की हर बड़ी हिस्ट्री के अंदर है। ये चाइना की हिस्ट्री के अंदर भी है, ये जर्मन वालों के पास है, ये अमेरिका के पास है, ये श्रीलंका वालों की हिस्ट्री में है उनकी। तो सभी हिस्ट्रियों में ये मौजूद है कि इतना लंबा राज अगर किया है इसी खानदान ने किया है। तो लास्ट में इतना लंबा एक राज किया है जिस खानदान ने, तो मैं तो यही कहूँगा, मुझे फ़ख्र है कि इस खानदान में मेरा भी जन्म हुआ, और मुझे एक मौका मिला कि भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर या अफ़गानिस्तान के अंदर गुजरों की मुकम्मल हिस्ट्रियाँ नहीं थी, और किसी ने कुछ लिख दिया। हमने अंग्रेज़ों की बातों को यस कर लिया। अंग्रेज़ जो लिखा अंग्रेज़ ने, वो क्योंकि ना तो वो संस्कृत के आलम थे, ना वो गुजराती के आलम थे, ना ही वो बंगला ज़बान के आलम थे, कि जो उन किताबों के अंदर लिखा था वो जाना नहीं है। उन्होंने मोहर लगाई जो पर्शियन हिस्ट्री के मालिक थे, वो मुग़ल लेके आए थे, और पर्शियन हिस्ट्री के ऊपर अपनी स्टैंप लगाई कि गुजर 6वीं सदी में भारत में आया। हम लोगों ने वही मानना शुरू कर लिया कि गुजर जो है वो 6वीं सदी में आया। हकीकत में ये गलत है, मैंने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि वो इन ज़बानों का आलम ही नहीं है, ना तो गुजराती का है, ना वो हिंदी का है, ना संस्कृत का है। हमारे जो मजहबी ग्रंथ है, उपनिषद है या वेद है, वेदों के अंदर ये पूरी कहानी मौजूद है। तो मैंने वही वेदों से लिया, और जो संस्कृत के बुक्स हैं उनके अंदर से इतिहास निकाल करके तो मैंने लिखा कि 2 करोड़ साल से, इसीलिए लिखा कि 2 करोड़ साल से ये अरूज पर थे। आज तो गुजर नहीं है, बहुत ख़त्म हो गए, लेकिन 2 करोड़ साल कोई छोटी बात नहीं हुई है। और सबसे ज़्यादा गुजरों का ही कत्लेआम हुआ है। ये जादिए कब, जब इसने हमला किया था, महमूद गजनवी ने हमला किया, उस वक़्त अफ़गानिस्तान का राजा जो था वो जयपाल खटाना था। तो जयपाल खटाना के राज ख़त्म करने के लिए उसने 3-4 बार हमले किए। तो उस राजे ने अपने हिंदुस्तान में जो भारत के दूसरे राजे थे, क्योंकि ये उस वक्त छोटे छोटे राजे होते थे, इनके पास अपने लड़के को भेजा। तो लड़का जो आया वो उसने कहा कि भाई हमें मदद दीजिए। तो मदद तो यहाँ के राजे, एक राजा दूसरे के खिलाफ लड़ रहा, दूसरा दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। एक कहता है ये बड़ा ना हो जाए, दूसरा कहता है। उस आपसी लड़ाई की वजह से जब लड़का वापस गया तो उसने कहा कि मुझे तो किसी ने हमारी मदद नहीं की। तो उस वक़्त उसने तो अटक के दरिया से छलांग लगा करके पानी में, नदी में, अटक की नदी में, तो वो आपने खुदकुशी कर ली राजा ने, जयपाल खटाना ने। और उसकी औलाद जो है वो वापस लाहौर आ गई, और लाहौर से आकर के फिर वो इस तरफ आए राजौरी की तरफ, क्योंकि उस वक़्त ये राजौरी के एरिया जो थे इसमें जो आज भी गुजरे ये भी थे। उस वक़्त हिंदू गुजर ज़्यादा थे, और वो लोग ये शादरा की पहाड़ी के ऊपर, जिसको लोन पार, पृथपाल, ये उन्हीं राजों की औलाद के नाम पर ये पहाड़ है। यहाँ बैठ करके फिर वो लड़ाई लड़ी, गुरिल्ला लड़ाई लड़ते थे।
तो ये बड़ी लंबी लड़ाई है। फिर जब वो आए तो उन्होंने गुजरों के पास जागीरें थी, वो जागीरें छीन ली, और जागीरें छीनने के बाद फिर उनका कत्लेआम हुआ। उनकी नौजवान बेटियों को पकड़ करके वो 80,000 से ज़्यादा वो अफगानिस्तान लेके गए, और उनकी जो बर्बादी हुई, उनके ऊपर गुजरों पर पाबंदी लगा दी कि कोई गुजर सफ़ेद कपड़ा नहीं पहन सकता, 50 गुजर एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, और 5 रुपया दे दो, अगर नहीं दोगे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा या तुम्हें मार दिया जाएगा। और तुम जो अपने ख़ानदान के लोग थे उनको वो जागीरें तकसीम कर दी, गुजरों से निकाल के बंगाल तक, अफ़गानिस्तान से बंगाल तक जो भी एरिया था और चेन्नई तक जितना भी एरिया था भारत का, उसकी जितनी जागीरें वो गुजरों से जब्त की। उसके बाद मुग़ल आए, मुग़लों ने भी वही रवैया अख्तियार किया, उन्हीं के कहने पर अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी ये लोग लड़े। 1945 तक ये आज तो ये गुजरों की बर्बादी रही है, 800 साल। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कत्लेआम अगर हुआ है, मैंने इस किताब के अंदर दिया, वो गुजरों का हुआ है। अगर बात की जाए कुबार कमर रवानी साहब, अगर बात की जाए तो जिस तरह से एक मिशन लेके आप चल रहे हो और आपने बुक्स भी लिखी हैं और ख़ासकर लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है कि किस तरह से सबसे बड़ी इंसानियत है, ये भी आपने एक किताब लिखी कि हम भगवान मानते हैं, अल्लाह ताला मानते हैं और वाहेगुरु मानते हैं, गॉड मानते हैं, असलियत में ये एक ही है। अपना इबादत करने का हमारा तरीका अलग है, और जब तक हम लोग इंसानियत अपनी पहचानेंगे नहीं, तब तक कोई भी देश जो है तरक्की नहीं कर सकता। वैदिक असूल लिखा हुआ है मेरी किताब के अंदर। वेदों के अंदर जो तालीम है वही नमाज में हम लोग नमाज पढ़ते हैं, वही सिख लोग वाहेगुरु या अपने गुरु ग्रंथ के साहब के जब पाठ करते हैं, वही चीज़ वहाँ भी लिखी है। और पारसियों का मैंने वो दंडावत पढ़ा, उनका जो कुरान है, उनका मजहबी किताब है गीता की तरह, तो उसके अंदर भी वही है, गीता के अंदर भी वही है। ये हमारा सिर्फ सोचने का अंदाज है, जो लैंग्वेज है, कहीं संस्कृत है, कहीं अरबी आ जाती है, कहीं पर्शियन आ जाती है, कहीं इंग्लिश आ जाती है। हमारे लोग जो हैं कुछ बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं जो तालीम नहीं रखते, ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, या माशरा में वो सेटल नहीं हो सकते, तो उनको एक भड़काने का एक तरीका मिल जाता है कि भाई ये चीज़ गलत है, ये वो है, ये वो है। कुदरत ने सबको एक इंसान बनाया है, और इंसान का फ़र्ज़ है इंसान की मदद करना। और कुरान के अंदर भी खुदा यही कहता है कि मैंने इसलिए इंसान को पैदा किया कि वो इंसान के काम आए, वरना मेरी इबादत के लिए मेरे पास फरिश्तों की कमी नहीं थी, वो मेरी इबादत करते थे। मुझे तुम्हारी इबादत की ज़रूरत नहीं है, तुम करो ना करो, लेकिन तुम सबसे बड़ी इबादत है किसी मजलूम की, किसी गरीब की, किसी मस्कीन की, अपने पड़ोसी की मदद करना। उसमें कहीं ये नहीं है कि वो सिख है, हिंदू है, जुलाया है, या कोई ब्राह्मण है, या सैयद है, या गुजर है, या नान गुजर है, या कोई ये हमारे किए हुए उसकी तरफ से कोई नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ी है कि इंसान इंसान के काम आए। जिस तरह से इन्होंने कहा कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। अगर हम इन बातों पे ध्यान देंगे और ख़ासकर बिना मज़ो मिलत आगे बढ़ेंगे एक दूसरे के साथ, हर व्यक्ति को जो है इंसानियत की तरीके से देखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो दिन कहीं दूर नहीं कि हर व्यक्ति जो है एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकता है। और ख़ासकर अगर बात करें तो ऊंच नीच का फ़र्क रखने पर हम अपने देश को जो है ऊंचाइयां नहीं दिखा सकते। हमारा एक ही मिशन होना चाहिए कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा। अगर बात करें तो इबादत करना, प्रार्थना करनी और पूजा करनी एक ही सब कुछ है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं, सबका मालिक एक है। अगर बात की जाए तो हम जब ये ठान लेंगे कि इंसानियत सबसे ज़्यादा है, जो इंसान की कदर करता है, तो हमेशा वो देश जो है तरक्की करता है। हमारे साथ कमर रवानी साहब अगर बात करें तो इन्होंने एक पॉलिटिशियन की बात करें तो वो भी अपने सामने रखी, आपके सामने रखी, और एक लेखक हैं तो वो भी आपके सामने बात रखी। तो हम चाहते हैं कि आप इन बातों से कुछ सीखेंगे। और ख़ासकर अगर बात करें तो एक इससे पॉलिटिशियन की बात करें तो इनका कहना है कि हर ग्राउंड लेवल पर पॉलिटिशियन जो है होना चाहिए, और ख़ासकर वही दर्द जानता है जिसको दर्द होता है। और ऐसी बातें होंगी तो हमारा देश खुशहाली की ओर जाएगा। राकेश तारा, जेके न्यूज़ ब्रेक, राजौरी।